जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम आर्मी एग्ज़ाम के लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न करने वाले हैं। वैसे तो इस क्लास में 20 ही प्रश्न है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से रिलेटेड सारी जानकारी बताऊँगा तो आप लोगों को इस क्लास से लगभग 70 से 80 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा क्लास करना है और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 20 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न सही हैं। आप लोगों को जितनी मैं एक्स्ट्रा जानकारी बताऊंगा, ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी बताऊंगा, उस जानकारी को आप लोगों को अपने कॉपी पर लिखते चलना और अच्छे तरीके से याद करते चलना है। ये हमारा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला। आपको जैसे हमने बोला था कि मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और 15 प्रैक्टिस सेट में आपकी सारी जीके जीएस तैयार करा दूंगा। बस आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना और बिल्कुल आपको एग्ज़ाम जैसे ही इस क्लास में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्नों को पढ़कर उसका आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं दूसरा, पाँचवा, आठवां, पहला। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का जनसंख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है आप लोगों को बताना है। भारत के क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखेंगे। आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी और आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना मैं आपको सारी जानकारी बताता चल रहा हूँ। बस आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना भारत का जो क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है वो आप लोगों का 7वां स्थान है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, 7वां स्थान है। उसके बाद आपको बताना है भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका है 3287 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287 वर्ग किलोमीटर। आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आपको जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग एग्ज़ाम के लिए सारी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर अच्छे से करते रहना है और आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2952 किलोमीटर, 3345 किलोमीटर। तो आपको बताना है भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो आप लोगों का 3214 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है जो 2933 किलोमीटर है ये आपका पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो आप लोगों का 2933 किलोमीटर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सारी चीज़ों को आप लोग बस याद करते चलना। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न देखने को कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको उसी लेवल का प्रश्न करा रहा हूँ जिस लेवल का आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। अब आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। बस आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 15,500 किलोमीटर, 16,300 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,300 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर कर लेना 16,800 किलोमीटर, क्योंकि दो ऑप्शन एक से हो गए तो 16,800 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में कर लेना है। अब आपको बताना है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई, ये कई बार आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। तो आपको बताना है भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है।
तो आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सच में मैं आपको जो 15 ये प्रैक्टिस सेट कराऊँ, इन 15 प्रैक्टिस सेट में आपको मैं कोई भी ऐसी क्लास नहीं छोड़ूंगा जिससे आप लोगों का मतलब पेपर में प्रश्न बनता हो, वो प्रश्न मैंने इस क्लास में ना कराया हो। बस आप लोग इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर जीके जीएस में ज़रूर कर आओगे। वैसे तो अभी क्लासें ये हमारी जीके की चल रही हैं, लेकिन मैं आपको इन 15 प्रैक्टिस सेट में जीएस की भी क्लासें कराऊंगा। तो आपको याद रखना है, भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो आप लोगों को याद रखना है 7500 मतलब 7516.6 किलोमीटर है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। अगर पॉइंट में अगर ऑप्शंस हो तो पॉइंट में आपको ऑप्शंस पर टिक करना है, नहीं तो आप लोगों को 7516 किलोमीटर मिले तो आप लोग इसको भी टिक कर सकते हैं। अगर पॉइंट में ऑप्शन है तब आपको यही भी टिक करना है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आपके पेपर में इससे बाहर कभी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आप लोगों को जितनी मैं चीज़ें बताता हूँ क्लास में, उन सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको याद रखना है सबसे तटरेखा वाला लंबा राज्य है वो आप लोगों को गुजरात अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश का जो स्थान है वो तटरेखा के अनुसार दूसरा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सबसे जो लंबा है वो गुजरात है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें, दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, सरकीक्र, वलांकू। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आप लोगों का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद आपको बताना है कि जो आपका ये बिंदु है ये आपका इंदिरा कॉल ये कहाँ पर है। तो इंदिरा कॉल आप लोगों का ये आपका उत्तरी बिंदु हो जाएगा, इंदिरा कॉल आपका उत्तरी बिंदु हो जाएगा। और ये कहाँ पर है तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये आपका इंदिरा कॉल। उसके बाद सरकीक्र कहाँ पर है, तो आप लोगों का सरकीक्र आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा और ये किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपका बिंदु गुजरात में है। उसके बाद जो बलांगू है ये आपका हो जाएगा, जो ये आपका पूर्वी बिंदु है बलांगू। उसके बाद जो आपका पूर्वी बिंदु है किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, यूपी में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, मैं आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस आप लोग सारी क्लासों को ईमानदारी पूर्वक लेते रहना और आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है रहने वाला वो है आपका, शिप्ला दर्रा किसको जोड़ता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं शिलोंग और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, शिमला तथा तिब्बत, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको बताना है शिप्ला दर्रा किसको जोड़ता है। तो शिप्ला दर्रा आप लोगों का जो जोड़ता है वो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शिमला जो दर्रा है आप लोगों को याद रखना है, ये काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आप लोगों को याद रखना है जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, काराकोरम दर्रा या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो आप लोगों को काराकोरम दर्रा अच्छे तरीके से याद रखना है। ये कहाँ का है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 7, वो रहने वाला कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5, 8, 6, 4। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, जितने भी लोग हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं वो लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग विशाल डिफेंस कैरियर जैसे ही सर्च करेंगे हमारा इंस्टाग्राम चैनल आ जाएगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें जब कोई मैसेज करेंगे, आपका कोई भी सवाल जवाब होगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, भारत की जलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 7, 5, 9, 12। तो भारत की जलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगती है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना, भारत की जलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। बस आपको इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, वो भारत का दक्षिणी बंदरगाह कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो आपको बताना है जो भारत का पश्चिमी बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, ये किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो केरल में आप बंदरगाह है वो आप लोगों को याद रखना है, केरल में आपका कोची बंदरगाह है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कोची बंदरगाह आपका केरल में, ये भी आपका पश्चिमी बंदरगाह है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कोची बंदरगाह आपका केरल राज्य में है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये भी आपका एक पश्चिमी बंदरगाह, आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह है, महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह, ये एक सबसे बड़ा बंदरगाह, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मुंबई बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसे प्राकृतिक बंदरगाह भी कहा जाता है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, तो कर्नाटक में आपका मंगलुरु बंदरगाह, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। कर्नाटक में आपका मंगलुरु बंदरगाह, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। 10 नंबर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है बुलर झील भारत के किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है बुलर झील भारत के किस राज्य में है। तो बुलर झील आप लोगों की जम्मू कश्मीर राज्य में, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपकी उड़ीसा में जो है वो चिल्का झील है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उड़ीसा में आपकी एक चिल्का झील है। उसके बाद आपको बताना है मणिपुर में कौन सी झील है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मणिपुर में आपकी कौन सी झील है। तो मणिपुर में आपकी लोकटक झील है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। लोकटक झील आपकी मणिपुर में। जितने भी लोग सारी क्लासें करेंगे वो लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर करके जरूर आएंगे, क्योंकि मैं आपको उसी टॉपिक को प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में आपकी कौन सी झील है। तो राजस्थान में आपकी एक तो पुष्कर झील है, आप ये कई बार आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। तो राजस्थान में आपकी एक पुष्कर झील है। उसके बाद राजस्थान में एक और झील है जो आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, सांबर झील भी आपकी राजस्थान में, ये भी आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आपको ये सारी झीलें अच्छे तरीके से याद करते चलना, जैसे ही मैंने आपको बता दी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो आप लोगों को याद रखना पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। महाराष्ट्र गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो महाराष्ट्र का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में पहले और दूसरे स्थान पर जो राज्य होते हैं, जो जिसमें भी होते हैं, वो पेपर में आपके पूछे जाते हैं। मैं आपको उसी टाइप के ही प्रश्न करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जब मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर उसके बाद में जो मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा और मैराथन क्लासें कराऊंगा, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल रिवीजन करा दूंगा। वैसे मैं आपको जैसे 10 क्लासें हो जाएंगी जीके की, फिर उसके बाद मैं आपकी एक रिवीजन क्लास लाऊँगा। उस रिवीजन क्लास के माध्यम से आपका इन 10 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन उसी क्लास में करा दूँगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आपको नेक्स्ट प्रश्न पर बताना है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, गोमती नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा आप लोगों का जो बसा है वो आप लोगों को याद रखना है। आगरा आप लोगों का सही जवाब जो हो जाएगा, ये आपका यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा। यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से बसे हुए हैं शहर, तो आप लोगों को याद रखना है। यमुना नदी के किनारे एक तो आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली के बाद आपका एक मथुरा भी हो जाएगा। तो मथुरा भी आपका यमुना नदी के ही किनारे बसा है। दिल्ली और मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे बसा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको बताना है, गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो गोमती नदी के किनारे आप लोगों का लखनऊ बसा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। उसके बाद आपको बताना है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो गंगा नदी के किनारे आप लोगों का वाराणसी बसा है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को करा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से याद करने की। उसके बाद आपको बताना है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो नर्मदा नदी के किनारे आपका जबलपुर बसा है। जबलपुर कहाँ पर पड़ता है? तो जबलपुर आप लोगों का MP में पड़ता है, मतलब आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, नदियों के किनारे बसे शहर जितने भी हैं, आपके पेपर में एक प्रश्न यहाँ से 100% बनेगा, जिससे प्रश्न बन सकता है। मैंने आपको उन्हीं शहर को बता दिया, बस आपको इन शहरों को अच्छे तरीके से याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता में आपका पूर्व रेलवे का मुख्यालय। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कोलकाता में आपका पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद दिल्ली में आपका कौन सा मुख्यालय है? तो दिल्ली में आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली में हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है चेन्नई में किसका मुख्यालय है। तो चेन्नई में आप लोगों का दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मुख्यालय याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आज की क्लास का जो हमारा 15 नंबर प्रश्न रहने वाला वो है, राजीव गांधी हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शन है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो राजीव गांधी हवाई अड्डा आप लोगों का सही जवाब होगा, ये हैदराबाद राज्य में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? तो नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेना, आपके हवाई अड्डे से भी एक प्रश्न पेपर में बनता है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली में है। आप लोगों को सारे हवाई अड्डे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बस आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। हवाई अड्डा आप लोगों का ये नई दिल्ली में है। उसके बाद आपको याद रखना है, जो मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा है? मुंबई में आप लोगों का जो हवाई अड्डा है वो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, छत्रपति शिवाजी आप लोगों का हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा आप लोगों का मुंबई में। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका कोलकाता में कौन कौन सा हवाई अड्डा है। तो कोलकाता में आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, कोलकाता में आपका सुभाष
सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। सुभाष चंद्र बोस आपका हवाई अड्डा जो है ये आपका कोलकाता में हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। हवाई अड्डे से जहाँ से प्रश्न बन सकता है, मैंने आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से बता दिए, बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, आप लोग पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना ना भूलें। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं, दिल्ली से पाकिस्तान, दिल्ली से कोलकाता, आगरा से मुंबई, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लोगों को याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है वो आप लोगों की दिल्ली से पाकिस्तान तक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली से जो कोलकाता है ये राजमार्ग संख्या 2 है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। राजमार्ग संख्या 2 है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। राजमार्ग संख्या 2 है, जो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो ये आपकी दिल्ली से कोलकाता तक जोड़ता है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना आगरा से मुंबई राजमार्ग संख्या कितनी है। आगरा से मुंबई जो राजमार्ग संख्या है ये आप लोगों की 3 राजमार्ग संख्या, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 3 राजमार्ग संख्या है। आपको बताना है जो मुंबई से आगरा है ये राजमार्ग संख्या कितनी है। अब ये हाँ उल्टा हो जाता है, जैसे आप लोग आगरा से मुंबई जाओगे तो ये तो राजमार्ग संख्या 3 है, लेकिन मुंबई से आप लोग आगरा आओगे तब आप लोगों को राजमार्ग संख्या 4 से आना होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। आपको यहाँ से प्रश्न पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। आप जितने भी लोग पेपर दे चुके हैं आर्मी का, वो लोग अगर इस क्लास को कर रहे होंगे तो उन लोगों को लग रहा होगा कि वास्तव में मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है वाराणसी से कन्याकुमारी कौन सी राजमार्ग संख्या है, तो वाराणसी से कन्याकुमारी जो राजमार्ग संख्या है तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। राजमार्ग संख्या 7 है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न बनने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से है। ये तो हमने राजमार्ग की बात की थी, लेकिन अब आपको बताना है जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। तो आपके पेपर में या तो राजमार्ग से प्रश्न पूछेगा, नहीं तो जलमार्ग से प्रश्न पूछेगा। लेकिन आपको लोग जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग सारी चीज़ें करेंगे तो आप लोगों को प्रश्न गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया, सादिया से धुबरी, कोलंब से कोटम्बपुरम, लखीमपुर से बांगा। तो आप लोगों को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप लोगों का प्रयागराज से हल्दिया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, तो आप लोगों का ये आपका जो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका 2 है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो आप लोगों का सादिया से धुबरी है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ से कहाँ तक। आप लोग अगर कॉपी पर लिख रहे होंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ों को लिखना है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जलमार्ग संख्या जो 3 है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोगों को फिर लिखना है कोलंब से कोटम्बपुरम। उसके बाद आपको लखीमपुर से बांगा जाने के लिए कौन से जलमार्ग से जाना होगा, तो आप लोगों को याद रखना ये आपका जलमार्ग संख्या जो है आपको जाना होगा जलमार्ग संख्या 6 से। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला ऑप्शन से रिलेटेड जितनी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको कॉपी पर ज़रूर लिखते चलना, नहीं तो आप लोग क्लास को 2 से 3 बार जब देख लोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसके जो ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन अभ्यारण्य। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तराखंड में आप लोगों का जो जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य का है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य का, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान
ये किस राज्य का है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को ये तो कर्नाटक राज्य का आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है कि गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य का है? तो गिर वन अभ्यारण्य ये आपका गुजरात राज्य का आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गिर वन अभ्यारण्य ये आपका गुजरात राज्य से आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला प्रश्न नंबर 19 आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं महानदी, कृष्णा नदी, भागीरथी नदी, झेलम नदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आप लोगों को याद रखना है हीराकुंड बांध आप लोगों का महानदी पर बना है। ये आपकी किस राज्य में है महानदी? तो आपको याद रखना है ये आपकी उड़ीसा राज्य में है। महानदी आपकी उड़ीसा राज्य में आपके पेपर में कभी कभी राज्य भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, बस आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध बना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। वैसे मैं इसमें ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चल रहा हूँ। तो आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नागार्जुन आपको सही से लिख लेना है। नागार्जुन जो आपका सागर बांध है ये आप लोगों का कृष्णा नदी पर बना है। उसके बाद ये आपका किस राज्य में है? ये बांध आपका किस राज्य में पड़ता है? तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो आप लोगों को एपी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना कि आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर बांध पड़ता है। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो भागीरथी नदी पर आप लोगों का जो बांध बना है वो टेहरी बांध बना है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। टेहरी बांध आप लोगों का जो बना है वो भागीरथी नदी पर बना है। टेहरी बांध ये किस राज्य में? आप लोगों को ये भी याद रखना है। आपको कभी कभी राज्य भी पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा कि टेहरी बांध किस राज्य में बना है? तो आप लोगों को बता देना कि टेहरी बांध आप लोगों का उत्तराखंड राज्य में बना है। और नदी पूछे तो आप लोगों को भागीरथी नदी अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको ऑप्शन से रिलेटेड जितनी मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते चलना है। झेलम नदी पर कौन सा बांध बना है? तो झेलम नदी पर आप लोगों का तुलबुल बांध तुलबुल परियोजना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। तुलबुल परियोजना आप लोगों की झेलम नदी पर है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर किस राज्य में है? तो आप लोगों को याद रखना है ये आप लोगों का जम्मू कश्मीर राज्य में। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में इससे बार कभी हो नहीं सकता कि आप लोग सारी क्लासों को करोगे और आपके पेपर में प्रश्न ना बने, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आपको सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य की है? आप लोगों को याद रखना है ये आपकी गुजरात राज्य की। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? आप लोगों को बताना है ये आप लोगों की किस नदी पर है। सबसे पहले आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न बन सकते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना ये आपकी जो है वो नर्मदा नदी पर। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। उसके बाद आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सी परियोजना है? तो राजस्थान में आपका राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है राणा प्रताप सागर परियोजना है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे प्रताप सागर। तो आप लोगों के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने की। बस आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से याद करते रहें। आज की क्लास में हमने टोटल 20 प्रश्न किए थे। तो आप लोगों को 20 प्रश्न के आंसर अच्छे तरीके से कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। आप लोगों का जो 21 नंबर प्रश्न हमने किया है आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि सबसे कम शहरी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो उसके जो ऑप्शन हैं अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम, दादर तथा नागर हवेली। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना कि सबसे कम शहरी जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। आप लोगों को 21 नंबर का प्रश्न का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। टोटल आप लोगों को इस क्लास में मैंने 20 प्रश्न कराए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर
5 था, तो अभी हमारे 10 प्रैक्टिस सेट और बाकी हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना। और आप लोगों को मैंने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग सारी क्लासों को अच्छे तरीके से यहाँ से कंप्लीट करते रहें। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। आपके पेपर में इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं बनने दूंगा। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। उसी टॉपिक से प्रश्न कराता हूँ जिस टॉपिक से आर्मी अग्निवीर के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हर क्लास का PDF विद आंसर सहित दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। उसके बाद जितने भी लोग हमसे पर्सनल कुछ बात करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें कुछ भी बात है वो अपना डाउट लिख सकते हैं। उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा अगर आपका कमेंट रिप्लाई देने लायक होगा। तो आप लोगों के पेपर में अब ज़्यादा समय नहीं बचा। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें और आप लोग पेपर में ज़रूर पास हो जाएंगे। बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि मैं आपको जब ये 15 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो जाएंगे उसका मैं इसमें रिवीजन भी आपको कराऊँगा। फिर उसके बाद आपकी मैं मैराथन क्लासें भी कराऊँगा, उसके माध्यम से आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको टॉप के प्रश्न ही कराऊँगा। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ों को अच्छे से याद करने की और क्लास को ध्यान से देखने की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।